हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद एमएच। और आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एप्लीकेशन ऑफ नीलबोहर एटॉमिक मॉडल। इस टॉपिक के वीडियो नंबर 1 में या पार्ट नंबर ए में हमने नीलबोहर एटॉमिक मॉडल के पोस्टुलेट पढ़े थे और उन्हीं पोस्टुलेट को आज हम यूज़ करेंगे और ऑर्बिट्स का रेडियस मालूम करेंगे और ऑर्बिट्स की एनर्जी मालूम करेंगे। तो देखें गाइस, शुरू करते हैं। द रेडियाई ऑफ द क्वांटाइज ऑर्बिट, यानी कि अगर ये न्यूक्लियस है तो ये ऑर्बिट्स हैं। इससे फर्स्ट ऑर्बिट तक जो ये रेडियस होगा, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म है तभी हम रेडियस वाली टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। सेकंड ऑर्बिट तक और थर्ड ऑर्बिट तक और फोर्थ ऑर्बिट तक, और इसी तरह के हर ऑर्बिट की अपनी एनर्जी है, तो उसको मालूम करेंगे। नीलबोहर के पोस्टुलेट से हम ये जानते हैं कि पोस्टुलेट नंबर 2 या 3 में उसने कहा था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई। ये हम जानते हैं नीलबोहर के पोस्टुलेट से, हमने उठा लिया इसको। और एक बात हम ये भी जानते हैं, पोस्टुलेट नंबर 1 में गालिबन हमने पढ़ा था कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये हमारा रहा इक्वेशन नंबर 2। अब देखें गाइस, इक्वेशन नंबर 1 को आप देखें तो इक्वेशन नंबर 1 से हम v की वैल्यू अगर निकालें, v की, तो m r के ऊपर ये साइड भी डिवाइड करेंगे, ये साइड भी डिवाइड करेंगे, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा। और ये बात हम कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट v इज इक्वल टू NH डिवाइड बाई 2 पाई और m r। ये आपका रहा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 को आप देखेंगे इस इक्वेशन नंबर 2 को, ये यहाँ से r एक r के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर मिल जाएगा mv स्क्वायर इज इक्वल टू ke स्क्वायर डिवाइड बाई r। यहाँ से हम v स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ke स्क्वायर डिवाइड बाई r, और साथ में क्या आ जाएगा? m आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। ये v स्क्वायर आ गया। अब अगर हम क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 का स्क्वायर ले लें बोथ साइड, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या इंप्लाइज करेगा? इक्वेशन नंबर 3 implies that v square is equal to n square h square divided by 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर, और कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आप देखें, यहाँ पर भी v स्क्वायर है, यहाँ पर भी v स्क्वायर है, दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो बाय कंपेरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर equation number 4 and 5, we can say that ke square divided by rm is equal to n square h square divided by 4 pi square m square r square। क्योंकि ये भी v स्क्वायर के बराबर है, ये भी v स्क्वायर के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर होगा। देखिए गाइस, यहाँ से एक r, फिर एक r के साथ कैंसिल, एक m के साथ कैंसिल हो गया, तो हमें मिल गया के स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर, एक m रह गया और एक r रह गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको मिल जाता है 4 पाई स्क्वायर m r इज इक्वल टू, और यहाँ पर इसके साथ आ जाएगा के स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ और इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया NH स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर। हम रेडियाई को मालूम, यानी कि रेडियस को मालूम करना चाहते हैं, तो इस साइड को भी डिवाइड किया, के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m, और इस साइड को भी डिवाइड किया, के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m। के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m कैंसिल, हमें मिल जाएगा यहाँ से सिर्फ r, और r इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई के रेज़ टू पावर 2 4 ये वाला, और पाई स्क्वायर m। इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 6। यहाँ तक हम पहुँच गए गाइस, n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के m e स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर गौर करें गाइस, तो n जो है ये एक नंबर है, और डिवाइड बाई
4 पाई स्क्वायर भी एक नंबर है, एच स्क्वायर ये एक नंबर है लेकिन इसके साथ यूनिट भी है, के एक नंबर है इसके साथ यूनिट भी है, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ई रेज़ टू द पावर 2 ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखें यहाँ पर ये तो नंबर है, इसके साथ कुछ भी यूनिट नहीं है, इसके साथ यूनिट है, तो इसका यूनिट डिवाइड बाई के का यूनिट मल्टीप्लाई बाई मास का यूनिट मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रॉन स्क्वायर, चार्ज का यूनिट और उसका स्क्वायर, ये हमें रिजल्ट में क्या यूनिट देगा, वाकई हमें लेंथ का यूनिट मिलता है कि नहीं, इस बात को मैं आपको बताता हूँ। एच का यूनिट अगर आपको पता है वो है जूल सेकंड, और इसका हमने लिख लिया स्क्वायर डिवाइड बाई, के का यूनिट अगर आपको पता है कूलम्स लॉ में जो के मौजूद होता है उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर और चार्ज यूनिट का स्क्वायर, ये के का यूनिट है। और इस एम का यूनिट क्या है, इसका यूनिट है केजी, और इस ई का यूनिट क्या है, कूलम और इसका स्क्वायर। तो यहाँ से तो एक बात वाज़ेह है कि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, केजी आ जाएगा। अब देखें गाइज, जूल का आपको पता है कि एक जूल कितने के बराबर होता है, एक जूल को हम यहाँ से एफ एस से डिफाइन करते हैं वर्क डन से, ये आ गया न्यूटन और ये मीटर, और ये 1 जूल के बराबर होता है। तो जूल की जगह मैं एन एम लिख सकता हूँ, न्यूटन मीटर, तो जूल की जगह आ जाएगा न्यूटन मीटर, और इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और एस के ऊपर भी स्क्वायर डिवाइड बाई एन एम स्क्वायर, और ये आ जाएगा केजी। ये इसके साथ कैंसिल, यहाँ से एक इसके साथ कैंसिल, हमें मिल गया 1 न्यूटन, ये कैंसिल, सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई केजी। आपको पता है गाइज कि 1 न्यूटन कितने के बराबर होता है, 1 न्यूटन एफ इज इक्वल टू एम, ए से हम निकालते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू के जी, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो जब मैं इसको लिखूँगा न्यूटन की जगह के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह, और ये सेकंड स्क्वायर अपनी जगह पर डिवाइड बाई के जी अपनी जगह पर। देखें ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, फाइनल में हमें रिजल्ट मिल गया मीटर, और ये मीटर किस चीज़ का यूनिट होगा, आर का यूनिट, तो हमें रेडियस, अब यूनिट से हमें पता चल गया कि रेडियस है, वाकई ये एक लेंथ है, ठीक है। कहने का मतलब ये गाइस, जब हम इधर पहुंच गए थे, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर के एम ई स्क्वायर, इस चीज़ का यूनिट हमारे पास मीटर आता है, क्या चीज़ आता है, मीटर। ये एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं, के की वैल्यू कूलम्स लॉ हमें देता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है। तो इस सब की वैल्यू, इसका मेस भी हमें पता है, वो 9.11 × 10⁻⁻31 kg, चार्ज भी हमें पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इन सब वैल्यूज़ को, पाई की वैल्यू भी हमें पता है, इन सब वैल्यूज़ को अगर हम पुट करें इस इक्वेशन में, इस n को छोड़ते हुए n स्क्वायर, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाती है कितनी, 0.53 एंगस्ट्रॉम, और इस वैल्यू को हम कहते हैं, इस वैल्यू को हम कहते हैं फर्स्ट बोहर रेडियाई। फर्स्ट बोहर रेडियाई इसको इसलिए कहते हैं कि अगर इस n को मैं n रखता हूं तो आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम, और आपको पता है एंगस्ट्रॉम किस चीज़ का यूनिट है, लेंथ का यूनिट है, वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, इतने के बराबर होता है। अगर इसमें n की जगह मैं 1 पुट करूं तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो जो न्यूक्लियस था इसके इर्द गिर्द जो ऑर्बिट थे, ये फर्स्ट ऑर्बिट जो न्यूक्लियस के करीब होता है, इसके लिए n इक्वल टू 1 होता है, इसके लिए 2, और इसके लिए 3, और इसके लिए 4, ठीक गाइस। तो R1 यहाँ पर मैं अगर n की जगह 1 पुट करूँ तो ये हमें मिल जाएगा 1
मल्टीप्लाई बाई दिस तो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट बोहर रेडियाई आ गई किस चीज़ के लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। अब नेक्स्ट बोहर रेडियाई को हम किस तरह लिख सकते हैं? इस इक्वेशन को आप देखें, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर और आगे क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी जगह हम R1 पुट कर सकते हैं, जबकि R1 इतने के बराबर है। अब सेकंड रेडियस की, सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो कितना आएगा? वो होगा R2 इज इक्वल टू एन की जगह 2 पुट करेंगे 4 टाइम R1 होगा। और थर्ड रेडियाई कितने के बराबर होगी? आर की जगह 3 पुट करेंगे, एन की जगह सॉरी एन की जगह 3 पुट करेंगे तो एन की जगह जब 3 आएगा, एन का स्क्वायर है तो 9R1 आएगा, और इस तरह 4 तो R4 आ जाएगा 16 टाइम R1। तो ये था गाइज बोहर रेडियाई फॉर हाइड्रोजन एटम। अब हम पढ़ेंगे कि हर ऑर्बिट के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी है वो कितनी होती है। देखें गाइज, ये वो इलेक्ट्रॉन है, या इस शेल में होगा या इस शेल में होगा, ऑर्बिट कहना मुनासिब होगा क्योंकि पोस्टुलेट में हमने ऑर्बिट का वर्ड यूज़ किया है। इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट में, इस ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में इसके साथ जो एनर्जी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, यानी वेलोसिटी v के साथ वो रिवॉल्व कर रहा है, और जिस चीज़ का मैस भी हो, वेलोसिटी भी हो उसके साथ, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, और उसको हम लिख सकते हैं ½ mv²। ठीक है गाइज, ये आ गया इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। अब mv² पोस्टुलेट नंबर 2 नील बोहर के पोस्टुलेट में से अगर ये वाला पोस्टुलेट हम देखें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? कूलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ से mv² हमें मिल जाता है ke² डिवाइड बाई r। तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी mv² की जगह मैं लिख सकता हूँ ke² डिवाइड बाई r, तो हाफ ke² डिवाइड बाई r। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इसके साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, और इलेक्ट्रॉन के साथ टोटल एनर्जी कितनी है? इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हमने टोटल एनर्जी की बात करनी है, तो पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं। तो गाइस, पहले चैप्टर में आपने एक डिफिनीशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो बराबर होता है वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, यानी कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी में लिख सकता हूँ, आपको पता है क्यों? तो यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई क्यों। अब ये पोटेंशियल जो है ये हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में पड़े हुए एक प्रोटॉन की वजह से है, और एक पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स में इक्वेशन है, तो है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पॉइंट चार्ज की वजह से KQ डिवाइड बाई R, और ये वाला क्यों अपनी जगह पर। अब ये वाला क्यों क्या है? ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, ये वाला प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू KQ² डिवाइड बाई R, और क्यों एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर दोनों का चार्ज बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, और ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर हम जमा करें तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी, किस चीज़ की? टोटल एनर्जी हमें मिल जाएगी। लेकिन आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि इसके साथ हम नेगेटिव साइन लगाते हैं, और उसकी वजह ये है कि इलेक्ट्रॉन को इस शेल में से निकालने के लिए बाहर से हम क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे, नेगेटिव साइन ये शो करना। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आई है? काइनेटिक एनर्जी आई है हाफ ke² डिवाइड बाई R, प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है? माइनस ke² डिवाइड बाई R। एलसीएम क्या आएगा गाइस? E टोटल इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा 2R, यहाँ से आ जाएगा ke² प्लस माइनस माइनस, और यह आ जाएगा माइनस 2kr 2ke², यहाँ से आ जाएगा माइनस ke² डिवाइड बाई 2R। ये टोटल एनर्जी आ गई। अब देखें टोटल एनर्जी अगर मैं किसी भी शेल के लिए बात करूं, किसी भी शेल के लिए, तो किसी भी शेल को अगर हम En से रिप्रेजेंट करें तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं माइनस ke² डिवाइड बाई 2Rn, यानी कि किसी भी शेल की रेडियस।
इसको मैं कहता हूँ इक्वेशन नंबर 4। अब आर के लिए पहले हमने एक इक्वेशन फाइंड की थी और वो ये थे कि आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर के एम ई स्क्वेयर, ये हमने फाइंड किया था। अब इसको उठाकर इस इक्वेशन नंबर 5 में अगर पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा? तो इक्वेशन नंबर 5 को आप देखें, इक्वेशन नंबर 5 इम्प्लाइज करेगा आर एन की जगह अगर ये वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में तो ई एन इज इक्वल टू माइनस के ई स्क्वेयर डिवाइड बाई 2, और आर की जगह क्या आ जाएगा? आर की जगह आएगा एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वेयर के ई स्क्वेयर और साथ में क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। बेसिक मैथमेटिक्स अगर आपको आती है तो इसको हम ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करेंगे। ई एन इज इक्वल टू माइनस के और के स्क्वेयर हो जाएगा, ई रेस टू पावर 2 ई रेस टू पावर 2 ई रेस टू पावर 4 हो जाएगा, साथ में आ जाएगा 4 पाई स्क्वेयर और साथ में आ जाएगा एम, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा 2 एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा -2, ये इसके साथ कैंसिल, इधर 2 रह गया, के स्क्वेयर ई रेस टू पावर 4 पाई स्क्वेयर एम डिवाइड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई एनर्जी के लिए ई एन -2 के स्क्वेयर ई रेस टू पावर 4 पाई स्क्वेयर एम डिवाइड बाई एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। ये तो हमारे पास आ गया गाइस। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पर कि 2 पाई स्क्वेयर और डिवाइड बाई एन स्क्वेयर, ये तो एक नंबर है। यहाँ से क्या वाकई हमें एनर्जी का यूनिट मिल जाता है जो कि जौल है? तो उसको देखते हैं। यहाँ से क्या रह जाएगा? 2 पाई स्क्वेयर इधर लिख लिया, ई रेस टू पावर 4 रह गया, के स्क्वेयर रह गया, एम रह गया, डिवाइड बाई एच स्क्वेयर रह गया। इस चीज़ पे थोड़ी सी बात करते हैं कि यहाँ से जो यूनिट हमें मिलेगा वो एनर्जी का यूनिट होगा या कोई और चीज़ होता है। तो ये ई जो है, ये जो चार्ज है, इसका तो आपको पता है कि ये कूलम है और इसका पावर 4। के का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, लेकिन इसके ऊपर क्या है? के ऊपर स्क्वायर है। और एम का जो यूनिट है ये मैस है, उसका यूनिट है केजी, डिवाइड बाई एच का यूनिट है जूल सेकंड और इसके ऊपर क्या है? स्क्वायर है। ये बातें सीखने की है गाइज। इसका फिजिक्स ये है। आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ कि इसकी वैल्यू पुट किया हमें पता है, इसकी वैल्यू पुट किया हमें पता है, इसकी वैल्यू पुट किया हमें पता है, ये हमें पता है, हमारे पास एक नंबर है। नहीं, फिजिक्स ये है इसका, इसको सीखना है कि ये यूनिट किस तरह कैंसिल होके हमें जूल दे देता है। देखें, सी रेस टू पावर 4 सी रेस टू पावर 2 2 ज़र -4, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर के जी डिवाइड बाई जूल स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर मीटर स्क्वायर के जी डिवाइड बाई जूल, मैंने कहा कि वो बराबर होता है न्यूटन मीटर के, और इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, हमें क्या मिल गया? यहाँ पर आप देखें गाइस, ये स्क्वायर इस एम स्क्वायर के ऊपर भी है तो एम का पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पर पावर 4 है तो 2 रह जाएगा। तो हमें मिल गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, और के जी डिवाइड बाई सेकंड स्क्वायर। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ गाइस, के जी 1 मीटर, ये ऊपर चला जाएगा पर सेकंड स्क्वायर, और 1 मीटर को मैंने इधर लिख लिया। न्यूटन आपको पता है गाइज, न्यूटन किस चीज़ के बराबर होता है? के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, तो इसकी जगह मैं न्यूटन लिख सकता हूँ। तो न्यूटन और ये वाला मीटर अपनी जगह पर, जो कि जूल के बराबर आता है। तो ये मैंने आपको बता दिया गाइज कि किस तरह ये यूनिट कैंसिल होके हमें एनर्जी का यूनिट जूल मिल गया। अब मैं वापस इस बात पर आता हूँ, ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 के स्क्वायर एम डिवाइड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। इस पर अगर मैं मज़ीद बात करूं तो ई एन इज इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 के स्क्वायर एम
डिवाइड बाई एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1/n²। ये नंबर्स हैं, हमें पता है यूनिट कैंसिल होके आखिर में हमें जॉल मिल जाएगा, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करके, पाई की वैल्यू हमें पता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज हमें पता है, की वैल्यू हमें पता है, कूलम्स लॉ में जो है m इलेक्ट्रॉन का मास है वो भी हमें पता है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू भी हमें पता है। अगर हम पुट करें तो En और यूनिट को अब हम कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमें क्या चीज़ मिल जाएगा, यहाँ से हमें एक नंबर मिल जाएगा और वो नंबर जॉल में होगा, और आपको पता है जॉल भी एनर्जी का यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है। तो उसको अगर हम एंटर कन्वर्जन करें तो यहाँ से हमें मिल जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई n²। अगर हम n की जगह क्या पुट करें, 1 पुट करें, क्या 1, तो इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास आ जाएगा। और ये वो एनर्जी है जो हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन के पास इस फर्स्ट शेल यानी कि n इज इक्वल टू 1 में होती है, माइनस में। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए बाहर से हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बाहर से हमें कितना वर्क डन करेगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वर्क डन हमने करना होगा। तो उम्मीद है गाइज आपको नील बोहर एटॉमिक मॉडल की ये 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे कि 2 एनर्जी लेवल के जो एनर्जी डिफरेंस है वहाँ से हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालेंगे, और फिर बेलमर सीरीज़, लेमन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पेस्टन सीरीज़, पीफन सीरीज़, उन बातों को समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।